का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आप देखिए ऑन द शो आज कार्यक्रम में खास क्या है, चर्चा किन मुद्दों पर होगी। शुरुआत होगी ओयो और मेक माई ट्रिप पर चला कंपटीशन कमीशन का चाबुक। फर्टिलाइजर कंपनियों पर कितनी भारी पड़ेगी सरकार की नीति। म्यूचुअल फंड क्यों नहीं कर रहे शेयर बाजार में खरीदारी। क्या रूस का सस्ता तेल नहीं खरीदेगा भारत। मंदी में भी क्यों नहीं चमक रहा सोना और कितना कमजोर होगा रुपया। रुपये ने कल के कारोबार में 83 का स्तर छुआ, आज के कारोबार में 83 से ऊपर निकला, कारोबार करता दिखा। उसके बाद कुछ वापसी जरूर हुई है, लेकिन ये वापसी कितनी टिकाऊ है, आगे कहां तक गिर सकता है, इस पर विस्तार से आज चर्चा करेंगे। शुरुआत प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई ने बुधवार को ऑनलाइन ट्रैवल फर्म मेक माई ट्रिप और प्रोवाइडर ओयो पर कुल 392 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। मेक माई ट्रिप पर 223.48 करोड़ रुपए का और ओयो पर 168.88 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। होटल एसोसिएशन ने आरोप लगाया था कि मेक माई ट्रिप की तरफ से ओयो को अपने प्लेटफॉर्म पर विशेष तरजीह दी जाती है। इस आरोप के बाद 2019 से सीसीआई दोनों कंपनियों की जांच कर रहा था और जांच में गड़बड़ पाई गई, इसलिए जुर्माना लगाया गया है। सर, कैसे काम कर रहा था ये कार्टेल? ये एक और ऑनलाइन कार्टेल हमारे सामने निकलकर सामने आया है और हम करीब पिछले 1 साल से हम अलग अलग क्षेत्रों में ऑनलाइन डीलिंग्स के अलग अलग क्षेत्रों में कार्टेल देख रहे हैं। ये कार्टेल मेक माई ट्रिप और गोगा आईबीओ का जो कार्टेल था, ये 2 तरीके से काम कर रहा था। और क्यों सीसीआई ने, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग ने इसे प्रतिस्पर्धा बिगाड़ने का दोषी पाया, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मेक माई ट्रिप ने अपने यहाँ होटल्स की लिस्टिंग कराने वाले सारे होटल्स के लिए एक शर्त रखी थी कि वो जो डील कर रहा है उससे कम रेट पर वो किसी दूसरी वेबसाइट पर अपने होटल को लिस्ट नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए ऐसे समझें कि अगर किसी होटल ने अपने रूम का रेंट 3,000 रुपये या 4,000 रुपये मेक माई ट्रिप पर रखा है, तो उससे सस्ता रेंट वो किसी दूसरी वेबसाइट पर या किसी दूसरे सर्विस प्रोवाइडर एग्रीगेटर पर ऑफर नहीं कर पाएंगे। और इसके खिलाफ होटल एसोसिएशंस ने कंपटीशन कमीशन से शिकायत की थी। ये प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से गलत है। दूसरा महत्वपूर्ण आरोप ये था कि ओयो और मेक माई ट्रिप के बीच में एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट का कोई पीछे से एग्रीमेंट था, जिसमें मेक माई ट्रिप ओयो के होटल्स को प्रेफरेंस देता था। इन दोनों चीज़ों पर कंपटीशन कमीशन ने जांच के बाद जुर्माना लगाया है और इसके साथ अब मेक माई ट्रिप और ओयो दोनों से कहा गया है कि वो होटलों के साथ अपने अनुबंध को बदलें, अपने अनुबंध को परिवर्तित करें, जिससे कि बाजार में पारदर्शिता के साथ काम हो सके। और अब धीमे धीमे भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को खत्म करने, रोकने, कार्टेल करने, मोनोपोली बनाने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ये बात हमें दिखाई देती है। पिछले 1 साल के भीतर कई ऐसे फैसले आए हैं जहां हम देख रहे हैं कि भारत की ऑनलाइन कंपनियां ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ बाजार में व्यवहार नहीं कर रही हैं। कंपटीशन कमीशन ने यह बात बार बार पकड़ी है। देश में वन नेशन वन फर्टिलाइजर नीति लागू होने से फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। रेटिंग और रिसर्च एजेंसी क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट में आशंका जताई है। क्रिसिल का कहना है कि सरकार की इस नीति से देश में फर्टिलाइजर की सप्लाई समान करने में मदद मिलेगी और साथ में सरकार का सब्सिडी बिल भी कुछ कम हो सकेगा, लेकिन इसकी वजह से फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियों के मार्जिन बुरी तरह टूटेंगे। सरकार ने वन नेशन वन फर्टिलाइजर नीति की घोषणा की है, जिसके तहत अब सिर्फ भारत ब्रांड से एक ही फर्टिलाइजर बिक्री होगी, चाहे वो किसी भी कंपनी में बने, किसी भी प्लांट में बने, लेकिन ब्रांड भारत होगा। सर, फर्टिलाइजर कंपनियों के मार्जिन पर कैसे असर पड़ेगा इसका? क्रिसिल का अध्ययन मान रहा है और इस पर उद्योग ने भी काफ़ी सवाल उठाए हैं, बल्कि सरकार से ये भी कहा था कि इस वन नेशन वन फर्टिलाइजर ब्रांड के तहत बिक्री नहीं की जानी चाहिए। इसमें 2 महत्वपूर्ण चीज़ें दिख रही हैं। एक तो इस अपने अध्ययन में क्रिसिल ने ये पाया कि भारत में उर्वरक खरीदने वाले, फर्टिलाइजर खरीदने वाले किसानों में कोई ब्रांड लॉयल्टी नहीं है, यानी वो किसी एक खास ब्रांड की उर्वरक को प्रेफर नहीं करते, क्योंकि फर्टिलाइजर लगभग एक जैसी होती हैं। तो इसीलिए अब जो कंपनियां हैं वो अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए काफ़ी फोकस करती हैं। तो इसका असर ये होगा कि कई सारी कंपनियां जिनके पास अच्छी रीच नहीं है, उन्हें बाजार में नुकसान होगा और उनके मार्जिन्स पर असर पड़ेगा। सर, फर्टिलाइजर सब्सिडी को लेकर इस साल बड़ा दबाव है सरकार पर, आपको लगता है इस नीति से वहां भी कुछ असर दिखेगा? फर्टिलाइजर सब्सिडी को लेकर 3-4 बड़ी चीजें दिखाई दे रही हैं। एक तो ये कि पहला महत्वपूर्ण असर ये दिख रहा है कि इस साल फर्टिलाइजर सब्सिडी का बिल करीब 35,000 करोड़ रुपए ज्यादा हो
सकता है। 2,15,000 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए रखा था। अब जैसे जैसे हम बजट की तैयारी की तरफ बढ़ चुके हैं, त्यौहार की तैयारी के साथ ही बजट की तैयारी भी शुरू हो गई है और सरकार के खर्च के हिसाब निकल कर सामने आ रहे हैं। फर्टिलाइजर सब्सिडी एक बड़ा दबाव का बिंदु बनकर सामने आ रहा है। सारे प्रमुख रॉ मटेरियल्स के कच्चे माल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। फर्टिलाइजर पूरे साल में हमने देखा, जनवरी से लेकर अभी तक कच्चे माल की कीमतें बढ़ी हैं रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से, जिसका असर फर्टिलाइजर कंपनियों पर पड़ रहा है। और सरकार, चूंकि फर्टिलाइजर कंपनियां अपनी लागत की वापसी सब्सिडी के तौर में सरकार से लेती हैं, तो सब्सिडी में बढ़ोतरी होने की संभावना है। दूसरी चीज ये कि भारत में भी नेचुरल गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है और काफ़ी रिकॉर्ड लेवल की बढ़ोतरी हुई है। उस बढ़ोतरी ने भी फर्टिलाइजर कंपनियों की लागत में बढ़ोतरी की। तो इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि या तो आने वाले समय में सरकार को फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए और ज़्यादा आवंटन करना पड़ेगा, जो डिमांड फॉर ग्रांट्स या जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स विंटर सेशन में आएंगी संसद के, उसमें देना पड़ेगा, या फिर ओवरऑल सब्सिडी के बिल में बढ़ोतरी होगी। क्योंकि रॉ मटेरियल की कीमत, कच्चे माल की कीमत कंपनियों के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती बन रही है और कंपनियों को कि उस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार को सब्सिडी में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। और इसीलिए शायद ये वन नेशन वन ब्रांड की कोशिश की गई है, ताकि अलग अलग कंपनियों को सब्सिडी देने के बजाय सब्सिडी के दबाव को थोड़ा सा सीमित किया जा सके। अब समय मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट का। स्पेशल रिपोर्ट सीमेंट के बाजार पर है। क्या कुछ घट रहा है यहाँ, वो जानना जरूरी है, और क्यों इससे सीमेंट की कीमतों पर असर पड़ेगा, ये जानना जरूरी है। देखिए सुभाष सुमन की ये रिपोर्ट। अपना घर बनाने का सपना देख रहे लोगों को बाजार झटका देने की तैयारी में है, क्योंकि सीमेंट महंगा होने की आशंका बढ़ गई है। लगातार 4 महीने दाम घटने के बाद सीमेंट की बढ़ी हुई मांग ने कंपनियों को इतनी ताकत दे दी है कि वे कीमतों में बढ़ोतरी कर सकें। अब बारिश के महीने बीत चुके हैं और एक बार फिर से निर्माण कार्य जोर पकड़ने लगे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर से सीमेंट की मजबूत मांग आ रही है। इससे संयंत्रों के स्तर पर यूटिलाइजेशन सुधर रहा है। इसके अलावा करेंसी में उथल पुथल समेत लागत भी बढ़ी हुई है और मांग बढ़ने के साथ इस बढ़ी हुई लागत ने भी सीमेंट कंपनियों पर दाम बढ़ाने का दबाव बढ़ा दिया है। IIFL सिक्योरिटीज का मानना है कि सीमेंट कंपनियां दिसंबर तक अलग अलग चरणों में सीमेंट के दाम करीब 6 से 8% तक बढ़ा सकती हैं। हाल ही में अल्ट्राटेक, डालमिया भारत और जेके सीमेंट जैसी सीमेंट कंपनियों की एनालिस्ट मीट हुई। इसमें कंपनियों ने इस बात की ओर इशारा किया कि सितंबर तिमाही में उनकी कमाई पर असर पड़ा। हालांकि इसके साथ ही तीनों कंपनियों ने दिसंबर तिमाही से हालात में सुधार आने की उम्मीद जाहिर की। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज के एनालिस्ट का मानना है कि सितंबर तिमाही में सीमेंट की औसत कीमतें 5.5% से नीचे रहीं, लेकिन अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार खर्च बढ़ा रही है, जिस वजह से सीमेंट सेक्टर को मदद मिलने की उम्मीद है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का भी मानना है कि आने वाले महीनों में इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से सीमेंट को लेकर मांग निकलेगी, लेकिन ये बढ़ी हुई मांग सीमेंट कंपनियों को दाम बढ़ाने का मौका दे रही है। और ऐसा हुआ तो घर बनाने की लागत तो बढ़ेगी ही, साथ में बिल्डर भी घरों की कीमतों को बढ़ा सकते हैं, यानी बोझ ग्राहक की जेब पर ही पड़ेगा। मनी 9 के लिए सुभाष सुमन। देश के म्यूचुअल फंड्स की कैश होल्डिंग लगातार बढ़ रही है। कैश होल्डिंग बढ़ रही है मतलब ये कि जो पैसा उनके पास आ रहा है निवेश के लिए, उसमें से वो सब खर्च नहीं कर रहे हैं, कुछ का कैश बचा ले रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट कहती है कि देश के टॉप 20 म्यूचुअल फंड्स कैश होल्डिंग को देखें तो सितंबर के अंत में औसत 5.8% का है, जो पिछले साल सितंबर से 4.3% हुआ कर सकता था। पिछले साल से आप अगर देखें तो 1% से भी ज्यादा बढ़त है। यहां पर सबसे ज्यादा कैश होल्डिंग के मामले में एक्सिस बैंक और SBI के म्यूचुअल फंड्स हैं। दोनों की होल्डिंग 10% से ऊपर है। सर, कैश रखे बैठे हैं, शेयर बाजार में खरीदारी नहीं कर रहे हैं, चल तो रहा है बाजार 2-3 दिन से, क्या वजह है? दो बड़ी वजह दिखाई देती है। पहली चीज़ तो ये कि बाजार में जिस तरीके की वॉलेटिलिटी है और हम बाजार से में जो कीमतों में बढ़ोतरी या उतार चढ़ाव देख रहे हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा नहीं है। क्योंकि हमेशा ऐसी परिस्थितियों में जब बाजार में घोर अनिश्चितता हो और बाजार दोनों साइड में मूव करता हो, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री थोड़ा सा संभल कर निवेश करती है और वो सतर्कता या वो अलर्टनेस हमें दिखाई दे रही है। और इसलिए हमें दिखता है कि एक्सिस और SBI जैसे बैंक तो म्यूचुअल फंड तो
10% से ज़्यादा कैश पर बैठे हुए हैं और वो कैश अपने पास होल्ड किए हुए हैं। इसकी दो बड़ी वजह है। एक तो बाजार में वैल्यूएशन की दृष्टि से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बैंकों के पास म्यूचुअल फंड्स के पास उपलब्ध नहीं है, और दूसरी बड़ी चुनौती ये है कि बाजार के उतार चढ़ाव के कारण उन्हें नुकसान होने का खतरा है। लेकिन इसके साथ एक पहलू और भी है, चूंकि बाजार में जिस तरीके की अनिश्चितता है, वो अपने पास ये भी बफर रखना चाहते हैं कि अगर विड्रॉल शुरू होते हैं तेजी से या बैंक या म्यूचुअल फंड्स के का सेल ऑफ शुरू होता है, क्योंकि हमने हाल फिलहाल में ही मनी सेंट्रल ने इस बात पर चर्चा की थी कि रिडम्पशंस का प्रेशर भी आना शुरू हुआ है, और आने वाले समय में अगर रिडम्पशंस भी आते हैं तो म्यूचुअल फंड्स के पास एक कैश होल्डिंग होनी चाहिए ताकि कोई चुनौती ना आए। लेकिन म्यूचुअल फंड्स का ये जो सतर्क रुख है, ये ब्रॉडर स्टॉक मार्केट के रुख को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड ही हैं, भारत के डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ही हैं, जिन्होंने पिछले 6-7 महीनों में 8 महीनों में इतने सब उतार चढ़ाव के बाद भी बाजार को थामे रखा है। मलेशिया में पाम तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी की वजह से खाने का तेल एक बार फिर से महंगा होने की आशंका बढ़ गई है। मलेशिया के भाव 4100 रिंगिट के ऊपर पहुंच गया है, जो पिछले महीने 3500 रिंगिट के नीचे आ गया था। महंगे पाम की वजह से सिर्फ खाने के तेल ही नहीं, प्रोसेस्ड फूड, साबुन, कॉस्मेटिक भी महंगे हो सकते हैं, क्योंकि इन सभी प्रोडक्ट को तैयार करने में पाम तेल का इस्तेमाल होता है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि एफएमसीजी कंपनियां दिवाली के बाद अपने उत्पादों पर दिए जा रहे डिस्काउंट भी बंद कर सकती हैं। हाल ही में रूस ने भी धमकी दी है कि वह ब्लैक सी ग्रेन एक्सपोर्ट डील से बाहर हो जाएगा। इस डील से भी पाम तेल के बाजार पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसमें वो भी शामिल है, केवल ग्रेन शामिल नहीं है, पाम तेल भी शामिल है। रूस की धमकी के बाद उसकी कीमतों में और तेजी देखी जा सकती है। सर, मलेशिया में कीमतें पहली बार तो क्यों बढ़नी शुरू हो गई? मलेशिया में कीमतें बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है कि दुनिया के देशों में पाम ऑयल की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ी है। हमने जो परिस्थिति मंदी आने की संभावनाओं के तौर पर देखी थी कि शायद मंदी आने की संभावना की वजह से मांग में कमी आएगी, वो कमी नहीं आ रही। एक और बड़ा पहलू ये है कि जो आपूर्ति यूक्रेन से आना शुरू हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ के समझौते के तहत, उस पर भी अब मुश्किल के बादल हैं, जिस पर हम आगे बात करेंगे। वो जो संधि थी जिस पर हमने इससे पहले मनी सेंट्रल में एक बार चर्चा की थी, उस पर वो भी एक बड़ी वजह है। लेकिन पूरी दुनिया में अब दुनिया के देश आने वाले समय में मंदी और महंगाई की संभावनाओं को देखते हुए पाम तेल का आयात तेजी से कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में रुपया, उनकी अपनी करेंसीज अगर और कमज़ोर हों, जैसे कि भारत में रुपया कमज़ोर हो रहा है, तो नुकसान से बचा जा सके। और इसकी वजह से हमको मलेशिया से पाम तेल की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही। दूसरा एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत में भी शुरुआत के महीनों में हमने पाम तेल की कीमतों में गिरावट के बाद बाजार में तेल की कीमतों में कमी देखी थी, लेकिन अब यह संभावना बनती दिखाई दे रही कि रुपए की कमजोरी का असर अब इन कीमतों पर आना शुरू होगा। और इसलिए भारत की जो प्रमुख कंपनियां हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक्स कंपनियां हों या फूड कंपनियां हों, दोनों शायद दिवाली के बाद कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती हैं। भारत करीब करीब साल में 8 से 9 मिलियन टन पाम तेल का आयात करता है, और भारत के खाद्य तेल के पूरे बाजार में पाम तेल सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है, जो भारत में इस्तेमाल होता है। तो इसलिए दो वजह से भारत में खाद्य तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना बनती दिखाई दे रही है, जिसका असर हमें खाद्य महंगाई पर शायद दिखाई देगा। सर, लगभग ये भी तय है अब कि रूस इस डील से बाहर हो जाएगा, उसका क्या असर होता दिखेगा? रूस के साथ पिछले साल एक संधि हुई थी यूनाइटेड नेशंस के दखल के साथ, जिसमें ये था कि यूक्रेन से अनाज का और एडिबल तिलहनों का, खासतौर से जो ऑयल सीड्स हैं, उनके निर्यात को खोला जाएगा, क्योंकि इससे पूरी दुनिया में खाद्य कीमतों पर बड़ा दबाव दिख रहा था, और ख़ासतौर पर अफ्रीका और के देशों में अनाज की समस्या हो रही थी। लेकिन अब रूस ने इस डील से बाहर निकलने का अधिकृत रूप से ऐलान कर दिया है, और जिसकी वजह से हमें दुनिया में खाद्य कीमतों पर दबाव दिख रहा है। रूस की शर्त यह है कि वो इस डील में तभी शामिल हो पाएगा जब उसके से प्रतिबंध हटाए जाएंगे, यानी सैंक्शंस में कमी की जाएगी। तो अब रूस ऊर्जा के बाद जो दूसरी चीज़ महत्वपूर्ण रूस के पास है, हमने ऊर्जा के आधार पर 8-9 महीने रूस की तरफ से पूरी दुनिया के बाजार में बहुत तरीके से एनर्जी को एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल होते हुए देखा, जिसका सीधा असर हमने यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं पर देखा, तेल की कीमतों पर देखा। अब अनाज और एडिबल ऑयल्स और ऑयल सीड्स को लेकर यही स्थिति बनती दिखाई दे रही है। तो अगर रूस इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ कि वो यूक्रेन के बंदरगाहों से अनाज के निर्यात को जारी रखेगा और ऑयल सीड्स के निर्यात को जारी रखेगा, तो फिर ये खाद्य चुनौती रहेगी। और इस पर हम विस्तार से अपने एक इकोनॉमिक में चर्चा भी कर चुके हैं कि रूस के युद्ध का असर खाद्य बाजार पर किस तरह से पड़ रहा है।
कच्चे तेल को लेकर पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। रूसी क्रूड ऑयल के भाव पर दिसंबर में कैपिंग की संभावना बढ़ गई है। इस बीच अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि रूस के क्रूड ऑयल पर कैपिंग लगेगी, लेकिन ओपेक देशों के तेल पर कैपिंग का कोई मकसद नहीं है। अमेरिका की तरफ से यह बयान ऐसे समय आया है जब ओपेक देशों की तरफ से कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती की गई। अमेरिका और यूरोप के देश उसकी निंदा कर रहे हैं। अमेरिका की तरफ से अपने भंडार से तेल ज़्यादा मात्रा में छोड़ने के भी संकेत दिए जा रहे हैं। उधर रूसी तेल के भाव पर कैपिंग को लेकर भारत का रुख अभी तक साफ नहीं हुआ है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नया बयान आया है कि भारत की तरफ से कैपिंग के प्रस्ताव पर गौर किया जाएगा। इस बीच विदेशी बाजार में कच्चे तेल के भाव में उतार चढ़ाव का रुख बना हुआ है। ब्रेंट क्रूड का भाव फिर से $93 पहुंच गया है। WTI क्रूड 85 के करीब कारोबार कर रहा है। सर, दो सवाल। पहला सवाल भारत से ही ले लेते हैं। भारत में ये दुविधा क्यों है? रूस के तेल की कैपिंग, पहले हम बयान दे रहे हैं कि हम जहां तेल सस्ता मिलेगा लेंगे, अब हम कह रहे हैं कि नहीं, हम प्रस्ताव पे गौर करेंगे। दुविधा क्यों है ये? इसका पहला संकेत कल मिला था जब हमने मनी सेंट्रल में चर्चा की थी कि भारत की कंपनियां अब कई वजहों से रूस के साथ किसी कारोबारी रिश्ते से हिचक रही हैं। और इसका पिछला संकेत ये था कि इतने दबाव के बाद भी पिछले 6 महीने में भारत के बैंक ही रूस के साथ रुपए और रूबल में कारोबार नहीं कर सके। उसकी वजह और डर ये है कि यदि कैपिंग का फैसला दिसंबर के पहले हफ्ते में हो जाता है और यूरोपियन यूनियन अपने अधिकार का इस्तेमाल करती है सैंक्शंस लगाने का, तो उसका असर दुनिया की बहुत सारी फर्म्स पे होगा, कंपनियों पे होगा जो रूस के साथ डील कर रही हैं। इसलिए वही मंत्री हैं, पर उनका बयान आज एक दूसरे लहजे और टोन के साथ आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम कैपिंग के प्रस्ताव पर भारत देखेगा, उस पर विचार करेगा। पर उन्होंने एक बात इसमें और जोड़ी कि तेल आयात करना या न करना कॉमर्शियल या वाणिज्यिक फैसला है जो कंपनी अपने स्तर पर ले सकती है। भारत ने मार्च से लेकर इस युद्ध से शुरू होने तक अभी तक डिप्लोमेटिक स्तर पर और कॉमर्शियल स्तर पर दो अलग अलग तरीके के रुख दिए हैं। रणनीतिक तौर पर भारत हमेशा, डिप्लोमेटिक लेवल पर भारत हमेशा कहता रहा कि जहां से हमें सस्ता तेल मिलेगा वो हम लेंगे, लेकिन कंपनियां अपने तरह से चीजों को हैंडल करती रही और डील करती रही। जब से कल ये खबर आई है कि 2 प्रमुख सरकारी तेल कंपनियां भी नहीं चाहती कि वो रूस से कैपिंग का भारत विरोध करे और कैपिंग को किनारे करके तेल का आयात किया जाए, तब से ये परिस्थिति थोड़ी बदलती दिखाई दे रही है। सर, दूसरा सवाल, कैपिंग की भी बातें तेजी से हो रही हैं और लग रहा है कि अब लग ही जाएगी कैपिंग दिसंबर के पहले हफ्ते में। स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे काम चलेगा? अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच काफ़ी गहरा विचार मंथन और चल रहा है कैपिंग को लेकर। तैयारी पूरी है कि दिसंबर से 5 दिसंबर से रूस की कैपिंग लाई जाएगी। कैपिंग का मतलब यह है कि 2 मकसद इससे एक साथ साधे जाने हैं। पहला मकसद यह साधा जाना है कि बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति बंद ना हो, और जो रूस कर सकता है, लेकिन रूस वैसा इसलिए नहीं करेगा कि रूस के लिए अंतिम दरवाजा खुला हुआ है विदेशी मुद्रा लाने का या थोड़ा बहुत आयात लाने का, वो इसी से है। तो रूस में का तेल भी बाजार में आता रहे, कच्चा तेल आता रहे, लेकिन रूस को इतना भी मुनाफा ना हो कि वो इससे हमेशा युद्ध के लिए पूंजी जुटाता रहे। अब यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल है वो सवाल है कीमत का, कि कैपिंग क्या होगी। अभी तक अधिकृत रूप से ना तो यूरोपियन समुदाय ने और ना अमेरिका ने कोई इस तरीके का संकेत दिया है, लेकिन जेनेट येलेन का, जो अमेरिका की वित्त मंत्री हैं, उनका एक बयान परसों संकेत के तौर पर सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये फैसला तो यूरोपीय समुदाय और अमेरिका और बाकी देश मिलकर करेंगे, पर उनका मानना यह है कि $60 पर बैरल के आसपास के स्तर की सुझाव दिए जा रहे हैं। यानी ये कहा जा रहा है कि $60 की कैप तय की जाए, $60 से ऊंचा, $60 पर बैरल से ऊंचा तेल बेचने की छूट रूस को ना दी जाए। ये लेवल इसलिए माना जा रहा है कि इस लेवल से रूस के तेल की आपूर्ति बाजार में बनी रहेगी। दूसरी चीज़ और है कि एक भ्रम को दूर करने के लिए अमेरिका की तरफ से ये भी कहा गया है कि कैपिंग केवल रूस के लिए होगी, ओपेक देशों का इससे कोई लेना देना नहीं होगा। ओपेक देश अपने जिस स्तर पर तेल उत्पादन करके बाजार में बेच रहे हैं वो चलता रहेगा। इस कैपिंग के साथ तीसरी एक और सूचना आई है कि यूरोपियन यूनियन ने तैयारी शुरू कर दी है, तो जितने भी इंश्योरेंस कंपनियां और शिपिंग कंपनियां हैं उनको भी सरकारों की तरफ से और अन्य स्टेक होल्डर्स की तरफ से इशारे कर दिए गए हैं कि इसके बाद इस नई व्यवस्था के तहत रूस के तेल को लेकर उन्हें नई शर्तों और नए प्रतिबंधों के तहत आना होगा। 2 सितंबर को इसकी शायद पहली मीटिंग होगी G7 कंट्रीज़ के वित्त मंत्रियों की, जहां से हमें 2 दिसंबर को इसकी पहली मीटिंग होगी, जहां से हमें पता चलेगा कि क्या फैसला निकल कर आने वाला है।
अमेरिका में मंदी की आशंका गहराती जा रही है। यूएस में 10 साल के बॉन्ड की यील्ड 14 साल के ऊपरी स्तर तक पहुंच गई है। बुधवार को बॉन्ड यील्ड 4.13% दर्ज की गई, जो जुलाई 2008 के बाद सबसे ऊपरी स्तर है। 2008 में अमेरिका को मंदी का सामना करना पड़ा था। इस बीच अमेरिका में घरों की बिक्री भी रिकॉर्ड स्तर तक टूट गई है। मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट 6.94% तक पहुंच गई है, जो 20 साल में सबसे ऊपरी स्तर है। सर, अमेरिका में क्या मंदी के पुख्ता संकेत मिलने लगे? इसी दिन का इंतजार था। अमेरिका में मंदी के अब कुछ संकेत आना शुरू हैं और अब यहाँ से जो दुविधा पूरी दुनिया के सामने और अमेरिका के सामने, जिसे हमारे लिए समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। और शायद भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका की मंदी से पिछले 25-30 सालों में इतनी कभी प्रभावित नहीं हुई जितनी इस समय दिखाई दे रही, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे रुपए की कमजोरी के संदर्भ में। अमेरिका में मंदी किस स्तर की होगी, पहली बहस ये है। ये मंदी 1990 के तरीके की होगी, गहरी होगी, बड़ी होगी, लंबी होगी या सीमित होगी? एक परिदृश्य ये है। दूसरा परिदृश्य ये है कि क्या अमेरिका का फेडरल रिजर्व दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को हिला देगा अपने मंदी से लड़ने के, महंगाई से लड़ने के कार्यक्रम के कारण, या दुनिया सामूहिक रूप से अमेरिका पर इतना दबाव बना पाएगी कि वो अपनी महंगाई थोड़े समय के लिए दुनिया की वजह से बर्दाश्त कर ले और अपने यहाँ ब्याज दरों में बढ़ोतरी ना करे? अब यहाँ दो बड़ी बहसें चल रही हैं। एक तो ये माना जा रहा है कि जितने भी अभी सर्वेक्षण आए हैं उद्योगों के बीच में अलग अलग जगह, और जो इंडेक्सेस तैयार किए जाते हैं अमेरिका में आमतौर पर मंदी का प्रोजेक्शन करने वाले, भविष्यवाणी करने वाले, वो ये सब बता रहे हैं कि 2023 में अमेरिका में मंदी आ जाएगी, क्योंकि 6-7 फैक्टर जो मिलकर अमेरिका में एक साथ मंदी लाते हैं, जिसमें महंगाई, ऊंची ब्याज दरें, एनर्जी के प्राइसेस, वो सब एक साथ मिल गए हैं। यानी वो सारे ग्रह इकट्ठे हो गए जो ग्रह मंदी के लिए लाने की संभावना बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेच है और इस वजह से 2022 की मंदी दुनिया के पिछले एक्सपीरियंसेस से अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ ये बहस की जा रही है और चर्चा की जा रही है कि फेडरल रिजर्व ने महंगाई दर को 2% तक लाने का लक्ष्य रखा है। 2% तक लाने का लक्ष्य और जो इंटरनल नंबर फेडरल रिजर्व के बाहर बाजार में लोगों को पता है, उनके हिसाब से ये महंगाई दर इस साल 2.5 से 6% रहेगी और अगले साल 2.4 और 2.3% रहेगी। अब अगर फेडरल रिजर्व पूरी ताकत से, इसी ताकत से, जिस ताकत से वो ब्याज दरें बढ़ा रहा है 75 बेसिस पॉइंट की, अगर यही परिस्थिति और इसी गति से वो ब्याज दरें बढ़ाता रहा और उसने 2% के लक्ष्य को हासिल करने की जिद ठान ली, तो दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में कोहराम मचेगा, जो हमें दिखाई दे रहा है डॉलर की मजबूती के कारण। अब अमेरिका की अर्थव्यवस्था में, और अमेरिका की अर्थव्यवस्था चूंकि पूरी दुनिया को प्रभावित करती है, डॉलर की मजबूती और बाकी सारे फैक्टर्स इतने पावरफुल होंगे कि दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाओं में संकट आ सकता है, जिस पर हमने चर्चा भी की थी कि जब डॉलर मजबूत होता है तो क्या होता है, और वो हम आज देख रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के भीतर के लोगों का कहना है कि अमेरिका को अपनी महंगाई से लड़ना है और महंगाई कम करने का यही एक तरीका है कि बहुत एग्रेसिवली, बहुत पावरफुल ढंग से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जाए। तो इसलिए अब फेड की अगली बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां से यह संकेत निकलेगा कि क्या फेडरल रिजर्व इतनी ही आक्रामक ब्याज दर में बढ़ोतरी करता रहेगा या वो ब्याज दर में बढ़ोतरी को थोड़ा ऊपर नीचे रेगुलेट करेगा, जिससे कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत डॉलर के असर से या मजबूत डॉलर के कोहराम से सांस लेने का थोड़ा मौका मिल सके। यह बड़ा सवाल अमेरिका की मंदी के साथ हमारे सामने है। मंदी और गोल्ड के बीच गहरा रिश्ता है। जब भी दुनिया में मंदी की आशंका गहराती है, गोल्ड का भाव बढ़ता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा। दुनिया भर में मंदी की गहराती आशंका के बावजूद गोल्ड का भाव टूट रहा है। गुरुवार को विदेशी बाजार में सोने का भाव घटकर $1626 प्रति औंस तक आ गया, जो करीब 3 हफ्ते का सबसे निचला स्तर है। घरेलू बाजार में कीमतों में कुछ नरमी दिखी। बहुत ज्यादा अंतर इसलिए नहीं दिखा क्योंकि रुपया भी कल ही आपने पता चला आपको 83 पार कर गया, रुपए की कमजोरी आ गई, तो भाव उतना नहीं टूटा जितना टूटना चाहिए था विदेशी बाजार के हिसाब से। एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव फिलहाल 50,200 रुपए के करीब है। अमेरिकी डॉलर में आई तेजी की वजह से मंदी के बावजूद गोल्ड के भाव पर दबाव देखा जा रहा है। सोने में ये उल्टा ट्रेंड क्यों है? सोने में उल्टा ट्रेंड आमतौर पर मंदी से ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्टर इस समय दुनिया में मंदी लाने वाले कारण का है। दुनिया में मंदी लाने वाला प्रमुख कारण जो है वो युद्ध है। इसके साथ डॉलर की मजबूती सोने के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि आमतौर पर डॉलर और सोना ये दो ऐसी एसेट्स हैं, डॉलर अपने आप में करेंसी भी है पर वो एसेट भी है, ऐसी दो एसेट्स हैं जो आपस में एक दूसरे की पैरिटी में रहती हैं। तो अगर डॉलर मजबूत होता है तो सोने की कीमत गिरती, और वो गिरावट हम निरंतर लगातार देख रहे हैं। और बल्कि हम एक और रुख देख रहे हैं कि
बाकी कमोडिटीज़ की कीमतों में उतनी ज़्यादा गिरावट नहीं दिखाई दी जितनी सोने में हमें गिरावट दिखाई दे रही है, सोने और चांदी में। इसके बाद भी सोना अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर निवेश का विकल्प बना हुआ, बल्कि दुनिया में बहुत सारे विशेषज्ञ इस बात की सलाह दे रहे हैं कि 1600-1650 डॉलर के लेवल पर सोना खरीद का एक अच्छा विकल्प है, जिसे अगर आप लंबे समय के लिए होल्ड कर सकें, क्योंकि सोना आमतौर पर किसी भी परिस्थिति में कीमतें गिरते समय खरीद का अच्छा विकल्प होता है। लेकिन फिलहाल जो दुनिया में कीमतों का, महंगाई का, ब्याज दरों का और करेंसीज का जो पूरा मैट्रिक्स है, जो पूरा ताना बाना है, वो सोने को बुरी तरह पीट रहा है। सोना भी उसी तूफान में फंसा हुआ है, करेंसीज के ताने बाने के तूफान में, और इसलिए सोने की कीमतों में हमें गिरावट दिख रही है। और त्यौहार भारत में तो सोने की कीमत हालांकि उतनी नहीं गिरी है, लेकिन अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें निवेश की दृष्टि से तो ये अच्छा मौका है। राहत की बात आप इसी को मान सकते हैं कि धनतेरस दिवाली से ठीक पहले जो भी गिरावट हमें मिल रही है, ये मिल रही है, सोना खरीदने के लिए शुभ मौका माना जाता है और कीमतें बाजार में कम है। अब दिन की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी खबर, डॉलर की मजबूती ने भारतीय करेंसी रुपए को और कमजोर कर दिया। गुरुवार को रुपया प्रति डॉलर 83 रुपए 21 पैसे के निचले स्तर तक चला गया, जो अब तक का रिकॉर्ड निचला स्तर है। डॉलर के मुकाबले केवल रुपया ही नहीं, येन में भी लगातार कमजोरी देखने को मिल रही है। येन का भाव प्रति डॉलर 150 तक चला गया। सर, पहला सवाल मैं जापानी मुद्रा येन पे ही लेता हूं। तमाम चिंताएं हैं, यहां भविष्य कैसा दिख रहा है आपको येन का, जापान का? येन काफी दिलचस्प बहस का केंद्र है। 150 येन डॉलर की कीमत हो गई है, और अब यहां से यह माना जा रहा है कि बैंक ऑफ जापान को बाजार में इंटरवीन करना पड़ेगा और डॉलर छोड़ने पड़ेंगे। बैंक ऑफ जापान आसानी से, या जापान की सरकार आसानी से भारत की तरह या भारत के बैंक की तरह अपने विदेशी मुद्रा भंडार को, अपनी करेंसी को बचाने के लिए इंटरवीन नहीं करती, क्योंकि G7 देश और प्रमुख देश अपने करेंसी बाजारों में दखल नहीं देते और कीमतों को अपने लेवल पर मूव करने देते हैं। और इसीलिए हमने देखा कि पाउंड में गिरावट के बाद भी बैंक ऑफ इंग्लैंड ने पाउंड को रोकने के लिए, बाजार में गिरावट को रोकने के लिए दखल नहीं दिया। लेकिन जापान की मुश्किल सबसे ज़्यादा है। जापान में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है सस्ते येन के कारण, डॉलर की मजबूती के कारण। तो ये माना जा रहा है कि जापानी येन को रोकने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार को खोला जाएगा, और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाने की कोशिश भी करेगा जापान अमेरिका से बात करने की। दूसरी तरफ जो विशेषज्ञ हैं और जो चार्ट रीडर हैं, वो ये बता रहे हैं कि जापानी येन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 160 के स्तर तक टूट सकता है। 150 पर अभी मौजूद है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में लगातार बढ़ोतरी होती जानी है। सर, इस बीच फिच ने की तरफ से जो बयान आया वो ये आया कि बाहरी कारणों की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव तो है, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त होने की वजह से स्थिति काबू में है। क्या मायने हैं इस बयान के? विदेशी मुद्रा भंडार काबू होने की, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी 9 महीने के आयात के लिए पर्याप्त है। अगर आप आयात के नज़रिए से देखें और अगर आप बाकी अन्य नज़रियों से देखें, भारत की कर्ज देनदारियों या छोटी अवधि के कर्ज के हिसाब से, तो विदेशी मुद्रा भंडार और नीचे चला जाता है। अब यहाँ जो सबसे बड़ी दुविधा, जिस दुविधा में रिजर्व बैंक फंसा, और यही वजह है कि इस महीने 1 तारीख से लेकर और आज 20 तारीख तक भारतीय मुद्रा डॉलर के मुकाबले 2% टूट गई, और इतनी तेज गिरावट इतने कम समय में हमने हाल फिलहाल के महीने के सालों में नहीं देखी। इस साल अभी तक 12% के आसपास की गिरावट भारतीय रुपए में हो चुकी है। रिजर्व बैंक 80 तक के लेवल तक काफी कॉन्फिडेंट था कि वो बाजार में डॉलर को 80 के आसपास रोक लेगा, और इसलिए आपने एक लंबा समय देखा कि 80 के करीब पहुंचते हुए करेंसी में बाजार दखल दे रहा था। अब जिस बात की तरफ फिच ने इशारा किया और उसने किया, वो ये कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बचाया जाए या रुपए में गिरावट बचाई जाए। रिजर्व बैंक इस दुविधा के बीच झूल रहा है। डिवाइडिंग लाइन बहुत थिन है, बहुत महीन रेखा है, जिस महीन रेखा में विदेशी मुद्रा भंडार का और $100 पर $150 नीचे गिरना संकट का संकेत है, और रुपए की गिरावट का एक सीमा से अधिक जाना भी और रुपए में तेज उतार चढ़ाव होना भी तात्कालिक तौर पर चुनौती है। अब शायद रिजर्व बैंक की वरीयता विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने की है, डॉलरों की आपूर्ति सीमित से रोकने के लिए, और इसलिए हम देख रहे हैं कि रुपए में इतनी तेज गिरावट और इतनी तेज रफ्तार से गिरावट दिखाई दे रही है कि 80 से रुपया 83 के लेवल तक कल काफ़ी तेज गिरावट हमने देखी शाम के समय रुपए में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से डॉलर की मजबूती के संकेत थे। अंतर्राष्ट्रीय अमेरिका की अर्थव्यवस्थाओं में मंदी आने में जो देरी हो रही है, वो देरी बने रहने के संकेत थे। तो अब भारत की स्थिति थोड़ी
फाइन बैलेंस पर, करीबी बैलेंस पर टिकी हुई है कि कब रिजर्व बैंक कितना दखल करे। और रिजर्व बैंक ने अभी तक जो दखल किया भी है और बाजार से करीब विदेशी मुद्रा भंडार से $100 बिलियन के आसपास निकल चुके हैं, जिसमें कि बार्कलेस का एस्टीमेट है कि रिजर्व बैंक ने एनडीएफ में, फ्यूचर्स में और स्पॉट में अप्रैल से सितंबर के बीच करीब $80 बिलियन का इंटरवेंशन किया है। ये काफ़ी बड़ी राशि है, लेकिन इसके बाद भी रुपये की गिरावट रुकी नहीं है। सर, दूसरे हिस्से में अब बात रुपए की। रुपए में ये जो गिरावट का दूसरा सिलसिला शुरू हुआ, जिसका आपने अभी जिक्र किया कि 2 ही हफ्ते में हम काफ़ी टूट गए, क्या आपको लगता है आगे गिरावट और तीखी है? अब जो नंबर हमारे पास है शुभम, वो 85 के हैं। माना जा रहा है कि भारतीय रुपया, सिटी की रिपोर्ट हमारे पास है, बार्कलेस ने कहा है, अब दुनिया भर की बाकी सारी एजेंसियां भी मान रही हैं कि जो मौजूदा गिरावट है, और इस गिरावट को अमेरिकी डॉलर इंडेक्स की बढ़ोतरी की रोशनी में देखना चाहिए। ये भी हमने पहले ही चर्चा की कि अमेरिका में फेडरल रिजर्व जितना आक्रामक होता जाएगा, डॉलर की ताकत उतनी बढ़ती जाएगी, और डॉलर की ताकत बढ़ने के कारण दुनिया भर की सारी मुद्राएं टूटेंगी और भारत की मुद्रा पर उतना ज़्यादा खराब असर पड़ेगा। भारत की मुद्रा 2 वजह से थोड़ा ज़्यादा चुनौती में दिखती है, क्योंकि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बहुत तेजी से डिप्लीट हुआ है, बहुत तेजी से गिरा है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में इतनी तेज गिरावट हमने 2013 वाले फेज में भी नहीं देखी थी, और उससे पहले वाला जो 2008-9 का फेज था उसमें भी नहीं देखी थी। 91 का एक अलग केस था वो। तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट को बचाने के लिए रिजर्व बैंक रुपए को थोड़ा और नीचे जाने दे सकता है, बल्कि बाजार में माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक को 85 के स्तर के बाद चिंता करनी चाहिए कि बाजार में दखल दिया जाए। तो क्या क्या डॉलर 85 रुपए का स्तर पार करेगा? 84 से 85 के नंबर सिटी ने, बार्कलेज ने, कई सारे स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने, कई सारे लोगों ने किए, और ये नंबर तब आना शुरू हुए हैं शुभम जब कल रूपी ने 83 का स्तर क्रॉस कर दिया। और जैसे ही रूपी ने कल 83 का स्तर क्रॉस किया, वैसे ही बाजार में इस तरीके का आप सेंटीमेंट दिखने लगा कि रिजर्व बैंक दखल नहीं देगा। इसलिए आज हमने देखा कि आज 83.22 तक गया डॉलर, 83.22 रुपए तक गया, और फिर उसके बाद दखल के बाद अब वो 83 के आसपास पहुंचकर कहीं खड़ा हुआ, यानी रिजर्व बैंक ने दखल दिया है। और एक चीज संकेत और इस गिरावट से मिला हमें कि रिजर्व बैंक अब यह भी संकेत देने की कोशिश कर रहा है कि वो बाजार में बहुत तेज वॉलेटिलिटी को, बहुत तेज उतार चढ़ाव में तो दखल देगा, पर वो रुपए को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। सपोर्ट करना और बाजार में उतार चढ़ाव को सीमित करना, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। सपोर्ट करने का दौर हमने देखा था जब रुपए ने 79 से 80 का सफर तय किया था कि अब रिजर्व बैंक रोज बाजार में डॉलर छोड़ता था। अब सारा कुछ दारोमदार इस बात पर है कि भारत में विदेशी निवेशकों की पूंजी कितनी आती है, उसके आधार पर यह तय होगा। क्योंकि एक और बड़ी जो स्रोत है विदेशी पूंजी का, अनिवासी भारतीयों की तरफ से आने वाली जमा, उसमें भी गिरावट आ रही है। और इस पर विस्तार से कुछ समझना हो तो सर इस बार इकोनॉमिकम देख लिया जाए। हाँ, इस बार का इकोनॉमिकम हमने सिर्फ इसी विषय पर केंद्रित किया है, समझने के लिए कि भारत के लिए जोखिम कितना बड़ा है, भारतीय रुपया कितना गिर सकता है, और उस जोखिम के बाकी आयाम क्या हैं, और क्यों ये 2013, 2007-8 की परिस्थिति से भारत फर्क है, कितना मजबूत है, कितना कमजोर है। इस बार का इकोनॉमिकम आपको Money9 के ऐप पर मिलेगा, जो हमारे लिए, जिससे हमें समझ में आ पाएगा कि भारत की स्ट्रेंथ क्या है, ऐसी सिचुएशन में ताकत क्या है, और सबसे बड़ी दरारें कहाँ हैं। यूके में महंगाई बढ़ने के साथ आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। सितंबर के दौरान यूके में महंगाई दर 40 साल में ऊपरी स्तर 10.1% तक पहुंच गई है। महंगाई को दहाई के आंकड़े तक पहुंचाने में खाद्य महंगाई का सबसे बड़ा हाथ है। सितंबर के दौरान यूके में खाद्य महंगाई 14.5% दर्ज की गई, जो 1980 के बाद सबसे ऊपरी स्तर है। इस बीच यूके में बनी नई सरकार ने एक और मंत्री को हटा दिया है। भारत के साथ होने वाले FTA पर यूके की आंतरिक मामलों की मंत्री ने टिप्पणी की थी, और अब उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा है। सर, नए वित्त मंत्री आए, पुराने चले गए। नए वित्त मंत्री ने आके वो जो मिनी बजट जैसी चीज़ थी सबको वापस ले लिया। क्या लगता है आप, वो सारे निर्णय जो हुए उनका क्या असर अब आर्थिक तौर पे हम देख सकते हैं? अभी यूके का बाजार इसे सेटल करने की कोशिश कर रहा है कि ये जो पूरा बजट पलटकर दूसरी दिशा में भेज दिया गया, इसका क्या असर होगा। लेकिन इसके साथ लिस्ट्रस सरकार की साख पर बड़ा सवाल है। 2 बड़ी चीज़ें आने वाले समय में यूके में देखने के लिए ज़रूरी होंगी। पहली चीज़ तो ये कि डॉलर की मजबूती के बाद पाउंड कितना टिक पाएगा, क्योंकि पाउंड को इस स्तर तक आते तक काफ़ी भीतरी नुकसान अर्थव्यवस्था को हो चुका है। और दूसरी बड़ी बात ये कि क्या
महंगाई की दर जो 10% से ऊपर पहुंच गई है उसको रोकने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड ब्याज दरों में और तेज और बड़ी बढ़ोतरी करेगा, और अगर और तेज और बड़ी बढ़ोतरी करेगा तो यूके अर्थव्यवस्था में मंदी और ज़्यादा गहराएगी। वहाँ पर राजनीतिक और आर्थिक संकट दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, और कम से कम लिज ट्रस की सरकार के लिए तो माहौल अभी अच्छा नहीं है। उनकी अपनी पार्टी के अंदर उनका विरोध शुरू हो गया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के ऊपर काफ़ी कुछ इस बात का दारोमदार है कि वो ऐसी स्थिति में, जबकि एक ही सरकार दो तरीके की आर्थिक नीतियां एक ही महीने में लेकर आती है, ऐसी स्थिति में बैंक ऑफ इंग्लैंड उसे कैसे संभालेगा। अब ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की साख और संतुलित करने की जिम्मेदारी सरकार से ज़्यादा शायद बैंक ऑफ इंग्लैंड पर है इस समय। अब दिन की सबसे बड़ी खबर दिन की यह है कि मनी 9 की पूरी टीम ने आपके लिए बहुत सारे दिवाली स्पेशल शोज तैयार कर लिए हैं। जी हाँ, चैन की सांस, जागते रहो, मकान दुकान, खर्च बहादुर, सब तैनात हैं अपने अपने शोज लेकर। मनी 9 के मोबाइल ऐप पर एक के बाद ये शोज आते जा रहे हैं। आपने अगर अब तक मनी 9 का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो इसको तत्काल डाउनलोड कीजिए। घर की सफाई करते हैं, पोर्टफोलियो की सफाई कैसे करें, दिवाली पे खरीदारी करते हैं कैसे करें क्या ना करें, ऑफर्स कैसे चुनें, कौन से ऑफर से बचें, जो कुछ दिवाली पर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इवन यहां तक गिफ्ट भी देना है ना आपको, तो आपको मनी 9 बताएगा कि इस बार आप गिफ्ट क्या दें। तो तमाम इन शोज को देखिए, तत्काल मनी 9 का ऐप डाउनलोड कीजिए और एक एक करके इन शोज पर अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर भेजिएगा कि ये शोज आपको कैसे लगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, कल शाम को फिर 7 बजे आऊंगा नया मनी सेंटर लेके। नमस्कार।